नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक दर्शन के विचारकों में आज के हमारे विचारक हैं प्लेटो। तो आइए शुरू करते हैं। प्लेटो का शिक्षा दर्शन क्या है, क्या इन्होंने शिक्षा में जो है योगदान दिया है और क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। आइए शुरू करते हैं प्लेटो का शिक्षा दर्शन। तो देखिए, प्लेटो के सबसे पहले दार्शनिक विचारों की बात करते हैं। प्लेटो ने कहा है कि विचार ही मौलिक एवं शाश्वत सत्य है। तो एग्जाम में आ सकता है कि यह किसका कथन है कि विचार ही मौलिक एवं शाश्वत सत्य है। तो ये विचार है प्लेटो का। इसी प्रकार समस्त दृश्य जगत विचारों की छाया मात्र है, यानी कि जो लगभग हमारे सामने चीज़ें दिख रही है वो हमारी विचारों की, हमारे थॉट्स की परछाई है, छाया है। ये किसने कहा है? ये भी प्लेटो ने कहा है। इसी प्रकार सत्यम शिवम एवं सुंदरम अपने आप में तत्व है, ये भी कहा है प्लेटो ने। तो प्लेटो की अगर बात करें तो उनके दार्शनिक जो मुख्य रूप से विचार हैं, उन विचारों में पहला विचार है विचार ही मौलिक एवं शाश्वत सत्य है या शाश्वत तत्व है। समस्त दृश्य जगत विचारों की छाया मात्र है या सत्यम एवं सुंदरम तत्व है। तो ये तीन विचार दिए हैं प्लेटो ने। इसी प्रकार से ज्ञान का स्वरूप की बात करते हैं। तो ज्ञान का रूप निर्णय करने में सेफिस्टो तथा सुकरात ने पर्याप्त संघर्ष का प्रदर्शन किया है। कुछ का कहना था कि हम अपनी पांचों इंद्रियों में से कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान है। दूसरों को इस बात पर संदेह था क्योंकि इंद्रियों द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान कभी कभी असत्य प्रमाणित हो जाता है। प्लेटो ने ज्ञान के तीन भेद किए हैं। अभिप्राय यह है कि उसमें से तीन स्रोत से स्वीकार उन्होंने किए हैं। तो कहने का मतलब है, तो जो प्लेटो के अनुसार ज्ञान का स्वरूप है, तो उन्होंने तीन भेद यहाँ पर बताए हैं। तो उन भेदों में पहला है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, दूसरा है सर्वसम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान और तीसरा है विवेक द्वारा अर्जित ज्ञान। तो प्लेटो का जो ज्ञान का स्वरूप है तीन भागों में विभक्त है। पहला है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, दूसरा है सर्वसम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान, तीसरा है विवेक द्वारा अर्जित ज्ञान या विवेकार्जित ज्ञान भी उसे कहा जाता है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर की इन्होंने बात की है। इसमें क्या है, देखिए, प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन अंश होते हैं। जो प्लेटो है उन्होंने आत्मा के तीन बताए हैं कि आत्मा के तीन अंश होते हैं, जिनमें पहला है तृष्णा, दूसरा है विवेक और तीसरा है गति। तो प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन अंश होते हैं, पहला तृष्णा, दूसरा विवेक और तीसरा गति। इसी प्रकार प्लेटो शरीर और आत्मा की अमरता में अखंड विश्वास रखता था। जो यानी कि जो प्लेटो विचारक थे वो शरीर और आत्मा की अमरता में उनका अपने आप एक अखंड विश्वास था। इसी प्रकार प्लेटो के शैक्षिक विचार क्या हैं, इनकी बात करते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को एक महान वस्तु माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ द लॉज, अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि द लॉज किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है? द लॉज वो प्लेटो का है। तो उन्होंने अपने ग्रंथ द लॉज में कहा है कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटो का विश्वास था कि बालकों को नैतिकता या सद्गुण सीख लाया जा सकता है। उन्होंने केवल चार चार सद्गुणों बुद्धिमत्ता, संयम, साहस तथा न्याय को स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब है कि जो उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द लॉज, उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ में प्लेटो का विश्वास था कि बालकों को नैतिकता या सद्गुण सिखलाया जा सकता है। उन्होंने केवल चार चार सद्गुणों, जिनमें बुद्धिमत्ता आती है, संयम आता है, साहस आता है तथा न्याय को स्वीकार अपने आप में किया था। यानी कि प्लेटो के अनुसार जो चार सद्गुण थे, उन्होंने चार सद्गुण बताए थे बालकों को सिखाने के लिए। उसमें बुद्धिमत्ता पहली थी, संयम दूसरा था, साहस तीसरा था और न्याय इसमें चौथा सद्गुण था जो बालकों को सिखाया जा सकता था। इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य ये था, शाश्वत मूल्यों का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, शारीरिक या मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए, नागरिक कुशलता का विकास किया जाना चाहिए, साथ में विवेक का विकास करना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा के ये चार मुख्य उद्देश्य थे। साथ में जो पांचवा उद्देश्य है उसमें संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना,
बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करना और राज्य की एकता को स्थापित करना, ये मुख्य रूप से 7 शिक्षा के उद्देश्य थे प्लेटो के अनुसार। इसी प्रकार शिक्षण विधियां, किन शिक्षण विधियों की बात प्लेटो ने की थी, तो इनमें नंबर 1 है, इसमें तर्क या वाद विवाद विधि की बात इन्होंने की थी, वार्तालाप विधि की बात की थी, स्वाध्याय विधि की इन्होंने बात की थी, खेल विधि की बात की थी, तार्किक विधि की बात की थी, प्रश्नोत्तर विधि की बात की थी, अनुकरण विधि की बात की थी और प्रयोगात्मक विधि की बात की थी प्लेटो ने। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधियां हैं तर्क या वाद विवाद विधि, वार्तालाप विधि, स्वाध्याय विधि, खेल विधि, तार्किक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि और प्रयोगात्मक विधि। ये सभी विधियां थी जिनका समर्थन प्लेटो ने अपने जो है शैक्षिक दर्शन में किया है। इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। अब देखो, प्लेटो मुख्य रूप से जो है आदर्शवादी विचारक हैं, तो इसमें एक अच्छा स्थान प्लेटो जो है शिक्षक को देते हैं। प्लेटो ने स्वयं अपनी अकादमी में एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य किया है। उनके गुणों एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आदर्श शिक्षक के गुणों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जा सकता है। एक शिक्षक से आदर्श गुणों की अपेक्षा की जा सकती है और आशा की जा सकती है कि वह अपने इन आदर्श गुणों के कारण अपने महान कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पूर्वक पालन करता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अपने आप में शिक्षक को एक प्रमुख स्थान दिया। शिक्षक का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कहा है प्लेटो ने। इसी प्रकार विद्यालय की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार विद्यालय क्या था। प्लेटो एक निश्चित स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थक था। उसने विद्यालय को एक मानवीकरण तथा सामाजिकरण करने वाली संस्था माना है, जिसका प्रमुख कार्य बालकों को सहयोगी एवं सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना है। ऐसा जो है प्लेटो का विद्यालय के बारे में विचार था कि वो मानवीकरण और सामाजिकरण करने वाली एक संस्था है विद्यालय, जिसका प्रमुख कार्य बालकों को सहयोगी एवं सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना है। तो ये प्लेटो के अनुसार विद्यालय की अवधारणा थी। इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार अनुशासन क्या था। प्लेटो ने शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा आदेशनात्मक अनुशासन का समर्थन किया था। यानी कि अपने आप में शारीरिक अनुशासन होना चाहिए, सामाजिक अनुशासन होना चाहिए, मानसिक अनुशासन होना चाहिए और आदेशनात्मक अनुशासन का समर्थन किया है प्लेटो ने। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान क्या है। देखिए, शिक्षा विधि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान प्लेटो का रहा है। साथ में बच्चों की रुचि आवश्यक है तथा बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर शिक्षा और निर्देशन दिया जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ में आज भारतीय शिक्षा में जो नवीन दृष्टिकोण में सुधार हुआ है, यह सब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का ही प्रभाव है। शिक्षा में व्यायाम एवं संगीत को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया था। साथ में आज के शिक्षक को महान दार्शनिक, शासक, नेता, कर्णधार का स्थान देकर शिक्षा का महत्व भी प्लेटो द्वारा बढ़ाया गया है। तो ये मुख्य रूप से प्लेटो का जो शैक्षिक दर्शन था, उसमें क्या क्या उसका योगदान रहा है, उसकी ये बात थी। अब गुण और दोष की बात करते हैं। सबसे पहले गुण की बात करते हैं। प्लेटो का जो शैक्षिक दर्शन है, इसके क्या गुण हैं। प्लेटो ने शिक्षा योजना में आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास का पूरा ध्यान रखा है ताकि व्यक्तित्व को सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। तो ये इसके गुण में आ जाता है। राज्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा की व्यवस्था करना है, ये दूसरा इसका गुण है। इन्होंने स्त्री एवं पुरुष के लिए समान शिक्षा पद्धति को उचित बताया था। साथ में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के लिए नैतिक और आध्यात्मिक विकास की इन्होंने बात की थी। साथ में आज की शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्री प्लेटो के सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये इसके गुण हो गए। दोष की बात करते हैं। प्लेटो ने व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर दी है। तो सबसे पहले पहला दोष तो यह है कि इन्होंने जो है व्यावसायिक शिक्षा की सीधा सीधा उपेक्षा कर दी थी। उसकी शिक्षा योजना मुख्य रूप से शासकों और प्रशासकों के लिए थी। तो यानी जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी, वो अपने आप में सभी के लिए नहीं थी, बल्कि किसके लिए थी, शासकों और प्रशासकों के लिए ही उसकी जो शैक्षिक दर्शन था। साथ में निर्धन वर्ग को शिक्षा का लाभ न के समान प्राप्त हुआ है। तो उनकी शैक्षिक दर्शन में जो निर्धन लोग थे या निम्न तबके के लोग थे, उनके लिए शिक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई भी थॉट था नहीं। प्लेटो ने दास प्रथा से संबंधित कोई निश्चित धारणा नहीं बताई थी। साथ में उन्होंने गणित को विशेष महत्व दिया, जबकि कला, साहित्य, व्यवहार कला और साहित्य विषयों को अधिक
प्रशस्ति करने की कोशिश नहीं की, यानी कि उन्होंने गणित जैसे विषय को प्रमुख स्थान दिया था अपने दर्शन में, जबकि कला, साहित्य, व्यवहार कला आदि विषयों में जो है उनको जो है आगे बढ़ाने की बात इन्होंने नहीं की थी। तो ये शैक्षिक दर्शन के ये इनके दोस्त थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक, प्लूटो और प्लेटो का क्या जो है शैक्षिक दर्शन था, उसके अनुसार किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था थी, क्या उनके विचार थे, शिक्षक प्लेटो के अनुसार कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, क्या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। तो ये सभी आपको एक इस जो है छोटी सी वीडियो में मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नए शैक्षिक विचारक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।